नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, शॉर्ट में इसको OR बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। इसके आंसर में हेडिंग डाल लिया एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, और इनको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। द एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च आर गिवन बिलो: बेटर डिसीजन, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कंट्रोल एंड बेटर सिस्टम। ये चीज़ें हैं शॉर्ट में लिखी जाएं तो, और ज़्यादा मार्क्स में आए तो इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये लेंथी क्वेश्चन है, इसको डिटेल में देंगे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। तो दो चीज़ें हैं इसमें, पहले हेडिंग डाला सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, और फिर दूसरी चीज़ बताएंगे इसको। तो पहले इसमें द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ OR आर गिवन बिलो। नंबर 1, OR is the interdisciplinary team approach to find the optimum solutions. Its team may have computer expert, economist, mathematician, and executive manager. Number 2, OR emphasizes on the overall approach to the system. Number 3, OR tries to optimize the total output by maximizing the profit and minimizing the cost. Number 4, OR uses scientific methods to arrive at an optimum solution. Number 5, OR is a continuous process, और आगे मॉडिफाई करते रहते हैं इसमें। 6, OR requires willing executiveness. Number 7, model building and mathematical manipulation provide the methodology that has perhaps been the key contribution to OR. इसमें मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं और उसमें टेक्निक लगा करके जो भी करस्पॉन्डिंग मेथड के अकॉर्डिंग होती है उससे फिर हम सॉल्व करते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं इसके OR के। दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में जो पूछी गई है, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। तो स्कोप तो बहुत सारे फील्ड्स में है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ये तो सभी जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे हैं इसके स्कोप, फिर भी थोड़े से कुछ स्कोप यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। नंबर 1, एग्रीकल्चर। इनके हेडिंग नाम में बता रहा हूँ, इनको डिटेल में आप पढ़ लेना, आपके पास में ये चीज़ अवेलेबल है। नंबर 2, डिफेंस। नंबर 3, इन इंडस्ट्री। नंबर 4, इन फाइनेंस। नंबर 5, मार्केटिंग। नंबर 6, पर्सोनल मैनेजमेंट, HR कह सकते हैं इसको। नंबर 7, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नंबर 8, LIC या कहें इंश्योरेंस में, LIC तो एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस दे सकते हैं। नंबर 9, इन हॉस्पिटल्स या मेडिकल फील्ड कह सकते हैं, पूरे मेडिकल फील्ड में भी हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। एंड नंबर 10, इन प्लानिंग चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन ये तो सभी जगह पे होता है, सब्जेक्ट टू ऑल कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज, और जितनी भी कंडीशन उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत सारी फील्ड्स में होती है। इसलिए इस सब्जेक्ट का बहुत स्कोप है। तो डिटेल में आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये पढ़ के समझ के करने की चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन दे रहे हैं हम हेडिंग डाल के इसके सॉल्यूशन के अंदर। लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। जैसी भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स in which all the relationships are linear functions of the decision variables. जितने काम
करने होते हैं, उतने डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, शॉर्ट में उनको वेरिएबल कह सकते हैं, उन वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए हर जगह। जितने भी फंक्शन होने से मतलब ये है कि एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको ऑप्टिमाइज मीन्स मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, और जितनी भी कंडीशन होती हैं उन सब में फंक्शन होते हैं। कुल मिला के सारे फंक्शन लीनियर होने चाहिए, यानी कि 1 डिग्री के होने चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है OR की एक ऐसी टेक्निक है मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की, जिसमें सारे के सारे फंक्शंस लीनियर होने चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट ए सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग जो ऊपर टेक्निक बताई उससे जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म, ये सिमेट्रिक फॉर्म यहाँ पे लिखी जा रही है, इससे समझ सकते हैं इस चीज को। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो इसमें यहाँ जो एक्स जे आ रहा है, जे की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 1 2 से लेके .n तक नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और आई यहाँ पे जो आ रहा है इसमें आई की वैल्यू 1 से लेके m तक, यानी जनरली m/n की ये प्रॉब्लम है। इसमें गिनती में m कांस्टेंट्स हैं, यानी कि कंडीशंस हैं वेरिएबल्स के ऊपर जो लग रही हैं, और कुल मिला के n वेरिएबल्स हैं। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल वेरिएबल्स एक्स जे, जे की वैल्यू जब 1 से लेके n तक लगाई तो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे कहा गया है विच मैक्सिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सिग्मा सी जे एक्स जे। अगर इस सिग्मा को हम खोलें तो जे की वैल्यू 1 से लेके n तक लगाने पर c1x1 प्लस c2x2 cnxn, और भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसका अभी हमें आगे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। ये तो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स, ये गिनती में जो है सिग्मा ए आई जे एक्स जे लेस इक्वल टू बी आई, इसमें आई की वैल्यू 1 से लेके m तक होने पर ये गिनती में m कांस्टेंट्स हैं यहाँ पर, और ये सिग्मा जो है जे के लिए खुलेगा, जे की वैल्यू 1 से लेके n तक, इधर ये n टर्म्स हैं। तो ये गिनती में जो m कांस्टेंट्स हैं, एंड ऑल वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल वेरिएबल्स एक्स जे, जे की वैल्यू 1 से लेके n तक, ये सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि नॉन नेगेटिव। तो ये एक एलपीपी है, और ये एक ऐसी एलपीपी है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो है मैक्सिमाइजेशन का, और सारे कांस्टेंट्स हैं लेस देन और इक्वल टू, और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। तो ऐसी एलपीपी सिमेट्रिक फॉर्म में कहलाती है। दूसरी भी सिमेट्रिक फॉर्म होती है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमाइजेशन में हो तो सारे कांस्टेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू में हो, और ये कंडीशन तो ऐसी रहेंगी ऑल वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो दूसरी सिमेट्रिक फॉर्म होती है। इस तरह से ये 2 सिमेट्रिक फॉर्म होती हैं एलपीपी की, और आगे डिटेल में और लिखा हुआ दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एजम्पशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसके सॉल्यूशन में हेडिंग डाल दिया एजम्पशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। द एजम्पशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर गिवन बिलो। नंबर 1, प्रोपोर्शनलिटी। जैसा कि यहाँ पे हम देखें कि ये प्रॉफिट जो है प्रोपोर्शनल है, वेरिएबल्स के जितना वेरिएबल ज्यादा होंगे उतनी ये प्रॉफिट ये ज्यादा हुई। इस तरह से ये प्रोपोर्शनलिटी है। ये एडिटिविटी, जैसा कि यहाँ पे ये c1x1 प्लस c2x2, और आगे एग्जाम्पल में देख लेंगे, तो ये सारे टर्म्स इसमें ऐड हो रहे हैं, ये एडिटिविटी। तो ये अच्छा, और ये तीसरा मल्टीप्लिकेटिविटी, जैसे कि यहाँ पे ये c1x1 से मतलब 2x1 हो, यहाँ पे ये c1 c2 जो मैं बोल रहा हूँ, और ये aij a11 a12 एक्सेट्रा, और ये b1 b2 अप टू bm, ये सारे पैरामीटर्स हैं, गिवन कॉन्स्टेंट्स कुछ हो सकते हैं, कॉस्ट, रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। तो इनका इनमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वेरिएबल्स में, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिविटी, और इन तीनों को मिलाकर के एक प्रॉपर्टी बनती है लीनियरिटी, वो भी हम लिख सकते हैं। एक है ये डिविजिबिलिटी, दूसरे शब्दों में इसको कंटिन्यूटी इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शन में भी आ सकती है। जैसे कोई वेरिएबल x1 बराबर 2/3 आ जाए, यानी कि 1 से 2 के बीच में कुछ भी कंटिन्यूअस वे में वैल्यू हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, कुछ भी जो है कंटिन्यूअसली वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और ये डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। ये सारे एजम्पशंस हैं। और ये फिफ्थ है डिटर्मिनिस्टिक, जो ऊपर मैंने बोले जो पैरामीटर्स हैं, ये कॉन्स्टेंट c1 c2 aij b1, ये सब जो है नोन होते हैं, पहले से पता होते हैं, ये मॉडल में इसमें हम इनकी वैल्यू लगा देते हैं। तो इस तरह से डिटर्मिनिस्टिक है, यहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये चीजें फिक्स हैं यहाँ पर। तो ये सारे एजम्पशंस हैं इसके एलपीपी के। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
तो इसके आंसर में तो सीधी सी बात है, ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड सिंपल इफ इट हैज ओनली 2 वेरिएबल्स। केवल 2 वेरिएबल वाली प्रॉब्लम सिंपल कहलाती है, और कितने भी वेरिएबल हो तो वो जनरल एलपीपी हो जाती है। और अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन 7 है फॉर्मूलेशन का। ए फर्म मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी। द प्रॉफिट्स ऑन पर यूनिट ऑफ दीज आर ₹3, 2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो दरअसल यहाँ पे हमें जो ये फॉर्मूलेशन करना है, तो इसके लिए इन डेटा को हम जो है साथ के साथ इसमें नोट करते जाएं। एक सेंटेंस लिखें हम यहाँ पर कि जो 3 चीजें हैं ए बी सी, उनका कितना कितना होना चाहिए ये इसमें पूछ रहे हैं। तो उसके लिए हमने वेरिएबल्स x1, x2, x3 मान लिए, सेंटेंस लिख दिया इसके सॉल्यूशन में। लेट x1, x2 एंड x3 बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म। सो वी हैव द फॉलोइंग डेटा समरी चार्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट ए बी सी, उनके ब्रैकेट में ये नंबर ऑफ यूनिट्स इसके जो है x1, x2, x3 वेरिएबल माने वो हमने लिख लिए, और जैसे जैसे इसको हम पढ़ते जाएं सारे डेटा को हम यहाँ पे लिखते जाएं, जिससे कि आगे फॉर्मूलेशन करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले इसमें प्रॉफिट दिया हुआ था, उसको हमने लिखा रुपयों में। ये क्रम से ₹3 to 4 हैं, ए के लिए 3, बी के लिए 2, सी के लिए 2। ये हमने यहाँ पर लिख लिए। एक एक यूनिट के लिए चीजें यहाँ पे लिखी जा रही हैं। इसी तरह से आगे और जो चीजें दे रखी हैं हम उनको लिखेंगे, और फिर इन सब में x1 का, इनमें x2 का, इनमें x3 का मल्टीप्लाई करके और जो कंडीशंस हैं उनको यूज करके पूरा फॉर्मूलेशन करेंगे। चलिए, तो आगे इसमें लिखा हुआ है द फर्म हैज 2 मशीन्स G एंड H। ये 2 मशीन G एंड H लिख ली हमने। एंड बिलो इज द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स। इनके ये प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया, मिनट में है ये हमने यहाँ पे उतार दिए। फॉर ईच मशीन, ये जो दे रखे हैं 4, 3, 5 और 2 to 4, इनको हमने यहां पर उतार दिया। आगे कह रहे हैं मशीन G एंड H हैव 2000 एंड 2500 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। अब मिनट में तो ये है, यहां पर हमने लिख दिया। ये अवेलेबल है मशीन G इज अवेलेबल, इसका अवेलेबल टाइम 2000 मिनट्स, और मशीन H का अवेलेबल टाइम 2500 मिनट्स। ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, इससे आगे भी कंडीशन है द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 एज। तो ये लिख ली हमने, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ए की 100, यानी ये ए हम कितना बनाए वो हमने x1 माना है, तो x1 की वैल्यू 100 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और समझ ले एक बार, तीनों के लिए दे रखा है द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 एज, 200 बीज एंड 50 सीज। ए बी सी क्रम से इतने इतने तो बनाने ही हैं, हम इतने बनाएं या इससे ज्यादा बनाएं। तो जो हमने ये माने हैं, इनको कितना बनाएं, वो हमने x1, x2, x3 माना है। तो ये क्रम से x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और ये b के लिए x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 200, और ये c के लिए x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और लास्ट में ये कह रहे हैं बट नॉट मोर देन 150 एज। जो ए बना रहे हैं हम x1, वो 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ ए x1 लेस देन इक्वल टू 150, ये और लिख दिया हमने यहाँ पे। कह रहे हैं कि इसकी ये लिमिट है, ये भी लिख दिया। तो इस तरह से सारी कंडीशन हो गई। उसके बाद में ये कह रहे हैं सेट अप एलपीपी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसको हमें एलपीपी में सेटअप करना है, और मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन्होंने बोल दिया, नहीं कहते तो हम भी अपनी तरफ से प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज ही करते। अब ये सारी चीजें हमारे पास लिखी हुई है, इनको एक तरफ से लिख लें। सो वी हैव, इसमें एक यूनिट के लिए 3 रुपए का प्रॉफिट है, तो x1 के लिए हो गया 3x1 प्रॉफिट। इसी तरह से b की x2 यूनिट के लिए 2x2, c के लिए ये 2x3 हो गया। इन सबको हमने ऐड कर दिया प्लस करके, तो ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। इसको इक्वल टू z मान लिया हमने, z से कह दिया, और ये हमको विथ शुड बी मैक्सिमाइज करना है। अब हम देखें मशीन G का प्रोसेसिंग टाइम, ये एक यूनिट में 4 मिनट लग रहे हैं, तो x1 में लग गए ये 4x1 मिनट, वो लिख लिया हमने। b में लग गए ये 3x2, इन सब में x1 का, इनमें x2 का, इनमें x3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो b में लग गए ये 3x2 और c में लग गए 5x3, इन सबको ऐड कर दिया। तो मशीन G टोटल इतने टाइम चली, टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन A इतना चली, और ये अवेलेबल है 2000 मिनट के लिए। तो ये जितना चली वो टाइम
2000 के बराबर हो या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये 2000 मिनट के लिए अवेलेबल है। दिस टाइम लेस और इक्वल टू 2000। इसी तरह से मशीन जो है GNH है। हाँ, इसी तरह से मशीन H के लिए लिख लिया हमने ये 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस और इक्वल टू 2500। ये हो गई कंडीशन। और ये कंडीशन तो हम पहले ही समझा चुके हैं, इनको हमने यहाँ पे उतार लिया। और लास्ट में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस और लिखेंगे कि कोई भी वेरिएबल नेगेटिव नहीं है, यानी ये कितना कितना हम बना रहे हैं तो ये कोई नेगेटिव तो बनाएंगे नहीं। जैसे a बना रहे हैं हम कितना x1, तो x1 की वैल्यू जो भी आए, जैसे 10 आए 50 आए, इसकी वैल्यू -5 तो आएगी नहीं कि भाई इसकी जो है -5 यूनिट बना लो, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते। तो लास्ट में ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लिख देते हैं x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इनमें से कोई भी वेरिएबल या तो पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और बस अब इन सारी चीजों को इकट्ठा करके सेट करके हम लिख रहे हैं एक जगह। Hence the given problem is formulated as following LPP। जो ऊपर सारी चीजें हो चुकी हैं उनको क्रम से इस तरह से लिखा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं हम, जो कि मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स करके वो सारी कंडीशंस क्रम से हमने लिख दी जो बताई थी। इस तरह से क्रम से पहले ये था, फिर ये था, ये तो मशीन की प्रोसेसिंग टाइम के थे दो, ये दो जो है उनके ये तीन जो हैं, तीनों के ABC के लिए ये थे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 200 और x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और ये इसकी वो लिमिटेशन थी x1 लेस देन इक्वल टू 150 a के लिए। तो ये सारे हमने यहाँ पे लिख दिए, ये सारे कांस्टेंट्स हो गए इतने, और लास्ट में लिख दिया एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इनको इस क्रम में लिख ले, इस तरह से सेट करके लिखते हैं। देखो ये x1 एक सीध में, x2 एक सीध में, x3 एक सीध में, इन खाली जगहों पे अपने आप 0 है, ये अंडरस्टूड है, आगे भी इस तरह से सुविधा रहती है। तो ये पहली लाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लास्ट की लाइन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, और बीच में है ये सारे कंस्टेंट्स, तो ये एक LPP बन गई। और इन सबसे पहले एक लाइन अंडरस्टूड है, उसे अब लिखने की जरूरत नहीं है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 x3 व्हिच मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस करके ये हमारी इस प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करेंगे तो इसका यही मतलब है कि हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन हम आगे करेंगे, अभी तो ये प्रॉब्लम्स की बात थी। तो इस तरह से अच्छे से यहाँ तक काम करें और अपनी प्रॉब्लम पूछें।